तो हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे एक्चुअली उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ये लेक्चर नंबर 2 है फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं, इनांशोमर किसे कहते हैं, मीजो कंपाउंड किसे कहोगे, डायस्टोमर किसे कहते हो, रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। आज हमें देखना है बच्चों कैपिटल डी कैपिटल एल कन्फिगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल कन्फिगरेशन। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, ये डेक्स्ट्रोलेवो नहीं है, ये कन्फिगरेशन है। और आप इसको कैसे समझोगे, तो देखो ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। एक्चुअली में इसी कॉन्सेप्ट से, इसी कंपाउंड से इस डीएल कन्फिगरेशन को ड्राइव किया गया है। तो समटाइम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएल कन्फिगरेशन इज ड्राइव फ्रॉम, तो आप कहोगे कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कायरल कार्बन पे, देखिए ये आपके पास क्या है, कायरल कार्बन पे, कायरल कार्बन पे OH ग्रुप के साइड है। OH ग्रुप किधर है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे है। तो अगर OH ग्रुप राइट साइड पे हो तो आप उसे डी ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। अब ये डेक्स्ट्रोलेवो ये हमें नहीं मालूम, वो एक्सपेरिमेंट का मुद्दा है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखकर आप ये बता पाओगे कि इनका कन्फिगरेशन डी है, कैपिटल डी है। कैसे, तो कायरल कार्बन पे OH राइट साइड पे है, ठीक है। और अगर कायरल कार्बन पे OH कहां पे हो, लेफ्ट साइड पे, तो आप उसे एल कन्फिगरेशन कहेंगे, कैपिटल एल कन्फिगरेशन। तो आप देख लिए OH माइनस ऑन लेफ्ट साइड है, तो आप इसे एल ग्लिसरल्डिहाइड कह दोगे। और ये OH राइट साइड पे है तो आप इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड कह दोगे। अब अगर डेक्स्ट्रो होता तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते, अगर मान लो डेक्स्ट्रो होता तो डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड लिखते और इसको एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड लिखते। और अगर ये लिवोरोटेटिव होता तो डी माइनस ग्लिसरल्डिहाइड भी लिख सकते थे आप। तो जरूरी नहीं है कि डी है तो प्लस होगा, ये डी है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। माइनस प्लस वो अलग चीज है, वो तो डिपेंड करेगा कि पीपी लाइट को ये कहाँ रोटेट करता है। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया बच्चों कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या होता है। ये कि आप कायरल कार्बन पे चेक करेंगे OH किस साइड है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। अगर राइट पे हुआ तो आप डी कन्फिगरेशन बोलोगे और लेफ्ट पे हुआ तो एल कन्फिगरेशन बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब आइए देखिए, जैसे ये कंपाउंड हमारे पास है, इस कंपाउंड को देखिए, क्या ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो अगर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो सेकंड कायरल कार्बन पे OH कहाँ पे, राइट पे है, तो आप इसे 2D बोलोगे। और थर्ड कायरल कार्बन पे भी 3D बोलोगे। समझ में आ गया। तो ये इस कायरल कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो 2D बना बच्चे, और इस कायरल कार्बन पे भी राइट साइड है तो ये 3D कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, ये कायरल कार्बन है, OH किधर है भाई, लेफ्ट पे है, तो क्या बोलोगे आप, 2 कैपिटल L। OH किधर लेफ्ट पे, तो आप क्या बोलोगे, 3 कैपिटल L। तो 2D 3D 2L 3L, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए व्हाट अबाउट दिस, तो किधर है ये देखो, राइट पे है तो आप क्या बोलोगे 2D, ये इसे क्या बोलोगे 3D, इसे भी क्या बोलोगे 4D। व्हाट अबाउट दिस, ये आपका है 2L 3, सॉरी ये 2D है बच्चा, ये आपका 3L। इधर देखिए 4D। व्हाट अबाउट दिस, तो 5L, ठीक है। तो ये देखिए कन्फिगरेशन। और दूसरी बात ये कि अगर मॉलिक्यूल के नेम के साथ बताना हो तो फिर आप हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन पे चेक करेंगे। तो हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन थर्ड है, इसका भी थर्ड है, इसका फोर्थ है, इसका फिफ्थ है, उस पर चेक करेंगे। तो अगर इसके नाम के साथ लिखना हो तो आप D लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे L लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे D, और इसको लिखेंगे L, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल कायरल कार्बन पे भी आप कन्फिगरेशन बता सकते हो, और हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन पे भी बताओगे। जब नेमिंग की बात आएगी, कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो आप हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन पे बताएंगे। जैसे आपसे कहेगा राइट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ,
तो चूंकि नाम के साथ क्या आया है, ग्लूकोज आया। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो आप ग्लूकोज के लिए पहले फंक्शन ग्रुप क्या लिखोगे, अल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पे होता है, सेकेंड पे OH लेफ्ट पे होता है बच्चों, थर्ड पे OH राइट पे आएगा, फोर्थ पे भी OH राइट पे आएगा, और जो लास्ट कार्बन है CH2OH है, इसमें काल कार्बन नहीं होता। अब आप क्या लिख रहे हो, डी ग्लूकोज। तो ये क्या है, ये क्या आपके पास 2D, ये क्या है 3L 4D एंड 5D। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, फिफ्थ वन। तो नाम के साथ जो अगर आपने डी लिखा है तो फिर आप हाईएस्ट नंबर पे चेक करेंगे, तो हाईएस्ट नंबर पे क्या है, राइट साइड पे है, तो आप इसे डी ग्लूकोज कहोगे। और अगर यही एल ग्लूकोज होता तो फिर क्या करते आप, इसको इस तरफ ले आते। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। जैसे अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें केस 1 है बच्चों। केस 1 ये है कि अगर मॉलिक्यूल आपका क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो आप कैसे पता करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, डेक्स्ट्रोलिवो एंड मेसो। देखिए डेक्स्ट्रोलिवो जो आएगा दैट इज 2 का पावर n आएगा बच्चे, और हेयर n रिप्रेजेंट व्हाट, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। जैसे कायरल कार्बन होता है आपका, तो आप उसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं, या वो डबल बॉन्ड जो सिस ट्रांस शो करे हम उसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं। तो हेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। और चूंकि मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो मेसो कंपाउंड की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप किसी भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं ये डिटेक्ट कर पाओगे। जैसे हमने एक कंपाउंड आपको दिया, एज फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड CHOH एंड CH2OH, और पूछा कि बताओ बच्चे इसमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आप यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। तो देखिए सेकंड कार्बन पे ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, मतलब एक स्टीरियो सेंटर है। तो 2 का पावर 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 2। इसके 2 कंपाउंड बनेंगे। आप कहोगे वो 2 कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे बताओ। तो आप इसका 2 कैसे बनाओगे बच्चों, तो देखिए आप इसका 2 कैसे बनाओगे, लेट्स सी। एक अल्डिहाइड बनाइए लाइक दिस, इसके OH को आप राइट पे रख दो, तो क्या बन गया, ये D बन गया बच्चे। और दूसरे के लिए क्या करो, आप OH को लेफ्ट पे रख दो, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा। 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन गया, इसमें एक D कॉन्फ़िगरेशन में है और दूसरा L कॉन्फ़िगरेशन में है। दैट मीन्स ये एक दूसरे का मिरर इमेज या नॉन सुपरइम्पोजिबल है, तो ये एक दूसरे का एनांशियोमेरिक पेयर हो गया। दीज टू आर एनांशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे, बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास। अब देखिए इसमें कितने कायरल सेंटर है, 1 2, तो 2 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको मिलेंगे 4 कंपाउंड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर 2 है। तो 2 का पावर 2 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे बच्चे, 4। तो इस मॉलिक्यूल में अगर पूछे कि बताओ टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स मुमकिन है, पॉसिबल है, तो योर आंसर विल बी 4, दैट इज 2 का पावर 4। अब इसके 4 स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे, तो एक बार दोनों OH को राइट पे रखेंगे, मतलब दोनों को D कॉन्फ़िगरेशन, 2D 3D कॉन्फ़िगरेशन एक हो गया, और एक उसका मिरर इमेज, तो 2L 3L हो गया, 2 हो गया भाई। एक में आप क्या करो, इस OH को राइट पे ले आओ, सॉरी लेफ्ट पे ले आओ, इसके OH को लेफ्ट पे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2L 3D, और फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो 2D 3L, तो 4 हो गया ना। आप इनके 4 स्ट्रक्चर बना सकते हो नहीं। अब आइए, अगर ये हॉल थ्राइस है, इसका मतलब स्टीरियो सेंटर 3 है, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 8।
8 में 4 आपका डी कन्फिग्रेशन होगा और 4 आपका एल कन्फिग्रेशन होगा। तो सम टाइम स्पेशली जो आईडी मेंस में पूछे जाते हैं कि बताओ टोटल डी कन्फिग्रेशन इसमें कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो आपका आंसर होगा बच्चे 4 और एल कन्फिग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा 4। ठीक है, तो इन दिस वे आप फाइंड कर सकते हो कि टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स है अगर मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल हुआ तो। यहाँ पे देखिए ये 4 अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्या आप बता सकते हो बच्चों इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको बच्चों, क्योंकि ये तो आपका कार्ल सेंटर है नो डाउट। तो अगर आप 2 लिखते हैं 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 तो आपका आंसर गलत आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 4। आप कहोगे 4 क्यों? तो देखो ये जो आप देख रहे हैं ये भी स्टीरियो सेंटर है, यहाँ पे सिस ट्रांस शो होता है आप जानते होंगे नहीं, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हो गए 2, एक ये हो गया और एक ये होगा। अब आपसे सवाल पूछेगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा तो आप कहेंगे यस, ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो आप कहेंगे यस। ये ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों शो करता है। सम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका एग्जांपल आप ये लेना, इस सेंटर पे ज्योमेट्रिकल शो हो रहा है और इस सेंटर पे ऑप्टिकल शो हो रहा है बच्चों। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिलेंगे 4। ना ये 1 है, ये आपका सेकंड देखो, तो देखिए ये वाला अल्कीन GI नहीं शो करता, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है। क्या आप जानते हो बच्चों अल्कीन के फंक्शन ग्रुप कार्बन पे अगर दोनों 2 सेम ग्रुप अटैच्ड हो किसी भी साइड तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एलिजिबल नहीं होता। दैट मीन्स कि ये GI शो नहीं करेगा, ये आपका स्टीरियो सेंटर नहीं हुआ, ये शो करेगा और ये तो ऑप्टिकल शो करेगा। ये तो 2 4 है, ऑल्सो 4 आ गया बच्चे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। व्हाट अबाउट थर्ड वन, तीसरे में बताइए टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हो। सॉल्व करने वालों को शाबाशी मिलेगी। चलिए बनाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो सोचो बच्चे, आप बताइए क्या ये GI शो करेगा? यस ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। क्या ये स्टीरियो सेंटर है? यस। ये क्या स्टीरियो सेंटर है? यस। तो टोटल कितने हो गए? 2 का पावर 4। तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 16 है। तो इस कंपाउंड के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे 16। और इस तरह के नंबर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, नहीं नंबर गेम बहुत चलता है नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप बता सकते हो इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? बताइए बताइए। तो देखो बच्चों, क्या ये सेंटर GI शो करेगा? ऑफ कोर्स। क्या ये शो करेगा? यस। व्हाट अबाउट दिस? यस। तो ये भी शो करेगा। तो 1 2 3 दैट मीन्स 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे प्रीवियस ईयर में बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने के लिए। ये केस आपने देखा है 1, जब मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। अब आइए इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 बैक टू बैक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे कहा गया कि ये क्या है? ये तो प्रोपेन है बच्चों, प्रोपेन। अगर आप इस प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हो, मोनोक्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपसे पूछा जाएगा कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आप कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बताइए 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, आंसर विल बी 2। व्हाट अबाउट सेकेंड वन? तो बताइए अगर आप इस नॉर्मल ब्यूटेन का, दिस इज व्हाट नॉर्मल ब्यूटेन, मोनोक्लोनेशन ऑफ दिस नॉर्मल ब्यूटेन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट? बताओ बच्चे। तो देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है।
क्या आप जानते हो ये दोनों इक्विवेलेंट है? आप क्लोरीन यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ बात बराबर ही होगा। अब आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ तो भी बात बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? जरा देखिए, एक बनाएंगे 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा बनाएंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो कितना आया आपका आंसर? तो अगर योर आंसर इज 2 तो इट इज रॉन्ग आंसर। अगर आपका 2 है तो गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर है ऊपर वाले का तो 2 आपका सही था, लेकिन ये आपका 3 आएगा। कहोगे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे? 2 ही तो बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 कैसे आ गया? तो लड़ने झगड़ने की बात नहीं है बच्चों। जरा आप यहाँ पे देखिए, क्या ये काल कार्बन है? नहीं। क्या ये काल कार्बन है? नहीं। क्या ये कार्बन है? नहीं। क्या ये काल कार्बन है? नहीं। मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई काल कार्बन नहीं है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं शो करेगा। नहीं शो करेगा तो ये 1 बनाएगा। समझ में आ गया? अब आइए यहाँ पे, क्या ये काल कार्बन है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। और ये यस 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 यस। तो जिस कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है वो काल कार्बन है। तो कितने काल कार्बन है? 1। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2, 2 का पावर 1। तो यहाँ पे बनेगा 2, प्लस माइनस दोनों बनेगा, डेक्स्ट्रोलेवो दोनों बनेगा। तो 1 + 2 कितना होता है भाई? 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3। तो देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये दोनों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बताओ अगर हिम्मत है तो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो? स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए आपको बताना होगा। दिस इज व्हाट आइसोपेंटेन, आप इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। The monochlorination of isopentane in presence of sunlight produces how many possible products? तो जरा आप सोचिए बच्चों कितने बनेंगे। Let's see। एक तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा हमने यहाँ पे बनाया, दूसरा प्रोडक्ट। क्या बात है। तीसरा हमने यहाँ पे लगा दिया बच्चे, और चौथा यहाँ पे। देखिए ये दोनों सेम है, आप कहीं भी लगा लो, आपकी मर्जी। तो 4 प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है आपका विदाउट स्टीरियो। लेकिन आपसे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विद स्टीरियो पूछेगा, तो अब सारे मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपने बनाए हैं उसमें आपको ढूंढना होगा क्या? स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर। क्या मिला आपको? देखिए क्या ये स्टीरियो सेंटर है? योर आंसर विल बी नो। व्हाट अबाउट दिस? नहीं है। ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो इसमें तो है ही नहीं। इस मॉलिक्यूल में एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो एक ही बनेगा ना यार। यहाँ से 1 मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे पूछते हैं। देखिए तो ये स्टीरियो सेंटर है क्या? नहीं। ये कहेगा यस है। कैसे? तो देख लो, तो आप देखिए ये स्टीरियो सेंटर आ गया, और ये है? नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही स्टीरियो सेंटर है बच्चों। यहाँ पे तो 2 मिल गया ना। ठीक है, अब आइए थर्ड कंपाउंड को देखते हैं। क्या स्टीरियो सेंटर है? नहीं। इसके पास 3 हाइड्रोजन है। कैसे होगा भाई? ये स्टीरियो सेंटर है? नहीं। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, और इसके पास 2 मिथाइल, एक भी नहीं है भाई। तो इस मॉलिक्यूल के पास भी एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे आपको। व्हाट अबाउट लास्ट 1? तो देखो बच्चों, क्या ये स्टीरियो सेंटर है? आप कहेंगे ना, ये है नहीं, ये है बिल्कुल नहीं, ये है, ये भी नहीं है, और ये है तो यस। अरे ये कार्बन स्टीरियो सेंटर बन चुका है। ये इथाइल है बच्चे, ये मिथाइल है, ये क्लोरोमिथाइल है, और यहाँ पे छुपा हुआ कौन? हाइड्रोजन। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हुए कि नहीं हुए? तो 4 डिफरेंट ग्रुप हुए तो एक स्टीरियो सेंटर मिल गया, और जब आपको एक स्टीरियो सेंटर मिल गया तो प्रोडक्ट इससे 2 मिलेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो टोटल स्टीरियो आंसर कितने आगे बच्चे? 6। जिसमें ध्यान सुनना, जिसमें 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी 4 आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछे तो आपका आंसर 4 होगा, इनएक्टिव पूछे तो आंसर 2 होगा, टोटल पूछे तो 6 होगा, और इनएंसोमेरिक पेयर पूछे तो 2 होगा। एक पेयर ये है डेक्स्ट्रो लीवो पेयर,
और दूसरा पेयर ये है डेक्स्ट्रोलीवोपुट। तो जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग पूरे ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा बच्चे। क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहला कि टोटल आइसोमर्स, जनरली ये कॉमन यही है, टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आपका आंसर होगा 6। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो आंसर होगा 4। टोटल इनएक्टिव, तो आंसर होगा 2। और एनांशियोमेरिक पेयर पूछे तो एक पेयर इसके पास है, एक पेयर इसके पास है, तो आप क्या बोलोगे? 2। तो ये था आइसोपेंटेन के लिए। व्हाट अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मोनोक्लोनेशन करते हो इस कंपाउंड का, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है? विवान, देख लीजिए, ये आपके पास है 1 2 3 4 5, है ना, 3 मिथाइल पेंटेन है। दिस इज व्हाट, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका आप मोनोक्लोनेशन कराइए सनलाइट के प्रेजेंस में और बताइए कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 4, 6, 5, 8। बताइए क्या बनेगा? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये IIT एडवांस में आ चुका है। IIT एडवांस का क्वेश्चन है ये कि अगर 3 मिथाइल पेंटेन का मोनोक्लोनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या आप बता सकते हैं बच्चों? तो देखो, बहुत ध्यान से देखना होगा। पहले आप इन 2 कार्बन को देखो, ये सेम है। अगर आपने इस पे मोनोक्लोनेशन कराया तो क्या होगा? देखिए, हमने ये बनाया प्रोडक्ट पहला। दूसरा क्या बना सकते हो आप? इस कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, तीसरा इस पे लगा दो, चौथा इस पे लगा दो। तो 1 2 3 4 हो गया बच्चे। बाकी रिपीट हो जाएगा। ये थर्ड कंपाउंड है, ये फोर्थ कंपाउंड है। अब किसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे ये आपको बताना होगा। कैसे बताओगे बच्चों? लेट्स सी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस कंपाउंड में सारे कार्बन को चेक करो। देखो, यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है, जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस कार्बन पे आप रिएक्शन कराते हो सिर्फ उसी कार्बन को चेक करते हो। नहीं, अरे उस मॉलिक्यूल को चेक करो ना, क्योंकि आपका ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बना है। तो आप इसके ऑल कार्बन को चेक करेंगे, ना कि उसी कार्बन पे जिस पे आपने हाइड्रोजन को अटैच किया है। तो आप बताइए काल कार्बन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। यह नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें तो 3 हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? ये भी नहीं है। सॉरी, ये है, क्योंकि देखो इसमें ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो ये बन गया आपका। तो एक काल कार्बन बना। जब एक काल कार्बन बना तो आप इसमें लिखेंगे कि इससे 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे। ये एनांशियोमेरिक पेयर बना। सेकेंड कंपाउंड में देखो, ये काल कार्बन है नहीं है, ये है यस, और ये है बच्चों तो यस, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है, तो 2 काल कार्बन है, तो 2 का क्या हो जाएगा अभी? 4। 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया? 4। थर्ड कंपाउंड को देखिए आप, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये कार्बन काल कार्बन है क्या? नहीं है। बाकी तो है ही नहीं, इसमें कोई नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और इसमें भी देखो, ये इथाइल और ये भी इथाइल, 2 सेम ग्रुप, यहां से भी 1 मिला, तो टोटल कितने हो गए हैं? 8। तो ये IIT एडवांस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि अगर आप 3 मिथाइल पेंटेन का मोनोक्लोनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे? योर आंसर विल बी 8। अच्छा, आउट ऑफ 8 कितने ऑप्टिकल एक्टिव है? तो आपका आंसर होगा 6। कितने एनांशियोमेरिक पेयर हैं? तो आपका आंसर होगा 3। कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है? योर आंसर विल बी 2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चों कि कैसे आप मोनोक्लोनेशन करके इंक्लूडिंग स्टीरियो आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डिटेक्ट करते हो, नंबर ऑफ आइसोमर्स डिटेक्ट करते हो। अब आइए देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एडवांस लेवल। कहा गया कि ये एनांशियोमेरिक प्योर कंपाउंड, एनांशियोमेरिक
एनाइसोमेरिक प्योर कंपाउंड, मतलब ये कि या तो ये डेक्स्ट्रो है प्योर या फिर लिवो है, दोनों में कोई एक है नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने बॉन्ड शो कर दिया है। तो अब आप बताइए अगर इसका मोनोब्रोमिनेशन करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप इसका मोनोब्रोमिनेशन करते हो तो पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बताइए। क्या आप इसका आंसर कर सकते हो बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आईटी एडवांस में आ चुका है। क्या आप इसको सोच पाएंगे? तो देखो बच्चों, हमें क्या करना होगा, इसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 कार्बन है, ठीक है, और ये इसकी ज्योमेट्री ये आपको फिक्स रखनी है, क्योंकि ये पहले हमें गिवन है कि इसको आपको फिक्स रखना है, दैट्स वाई ये एनाइसोमेरिक प्योर है। अब आप 1 पे मोनोक्लोनेशन कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जिस कार्बन पे मोनोक्लोनेशन कराओगे चेक करना कि वो कार्बन तो नहीं बना। तो जैसे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाकर Br लगा दोगे तो ये काल कार्बन नहीं बनेगा, नहीं, लेकिन ये तो काल कार्बन है ना, तो आप पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। तो आप लिखेंगे CH3 CH2 CH2, इस कार्बन पे ब्रोमीन को आपने राइट साइड पे रखा है, और ये आपके पास है CH2, इस पे क्या आ गया Br। तो देखो ये तो आपका काल सेंटर है और एनाइसोमेरिक प्योर है, नहीं ये डेक्स्ट्रोलिवो नहीं, इसको 2 नहीं कह सकते, यहाँ पे 2 का पावर 1 नहीं लगा देना आप, क्यों? क्योंकि ये प्योर है। अगर इसको हम कंडेंस करके लिखते तब आपकी मर्जी चलती ना, एक बार यहाँ लगा देते एक बार यहाँ, ये तो प्योर हमें दिया ही है, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब पूरे कंपाउंड को चेक किया तो ये कंपाउंड मिला हमें ऑप्टिकली एक्टिव। अब कार्बन नंबर 2 के इस हार्डन को हटाइए, Br लगा दीजिए, तो हमारे पास आया CH3 CH2 CH2, Br एक राइट पे एक लेफ्ट पे आ गया। अब आप बताइए इस पूरे मॉलिक्यूल को एनालाइज करिए, देखिए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसमें कोई काल कार्बन नहीं है, तो ये कंपाउंड बना आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड बन गया बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इस पे हो गया 1 पे 2 पे, अब आप 3 पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है आपका, 3 पे क्या करोगे आप, देखिए ये तो आप लिख चुके होंगे, तो देखो बच्चों आप थर्ड कंपाउंड पे देखेंगे, ये आपका CH3 है नो डाउट, ये CH2 है। अच्छा इसको हम ओपन करने वाले हैं, ऐसे हमने राइट पे लिख दिया, अब देखिए ये काल कार्बन बन गया ना, आपने इसको काल कार्बन बनाया है, तो एक बार Br को राइट पे रखना होगा, एक बार लेफ्ट पे रखना होगा। तो पहले इस कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? देखो इसमें कहीं से भी प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी, ये वाला बना ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर आप इस पे क्या करो, मॉडिफिकेशन करो, CH3 CH2, इस पे Br अब लेफ्ट पे डालिए आप, ये Br होगा, ये H होगा, ये CH3, तो देखो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव बना, तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ कार्बन पे बच्चों, तो CH3 CH, फोर्थ पे एक बार राइट पे लगा दीजिए, CH2, इसका भी Br राइट पे है, H और यहाँ पे CH3 आ गया, ये कंपाउंड बना। अब आप देखिए बच्चों इससे प्लेनर सिमेट्री पास हो रही है, यूं प्लेनर सिमेट्री पास हो रही है, देख सकते हैं यहाँ से कट कर रहा है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। और अगर इसको इस तरफ ले आओगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, ये बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो ये इस Br को अगर राइट से आप लेफ्ट पे ले आते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। अब लास्ट बचा, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ये काल कार्बन नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक Br आपको लगाना है यहाँ पे और फिर कंपाउंड को चेक करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब आप देखिए इसको कैसे आंसर करोगे, तो इस पोजीशन पे क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव, एक पहले एक्टिव ढूंढते हैं, ये कंपाउंड था ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें
दो एक्टिव था, एक राइट वाला भी एक लेफ्ट वाला भी। इसमें राइट वाला इनएक्टिव था, लेफ्ट वाला एक्टिव था, और ये वाला भी एक्टिव था। तो टोटल एक्टिव कितने होंगे? 1 2 3 to 5। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए 3। आप चेक करेंगे इनएक्टिव, तो एक यहाँ पे बना था और एक यहाँ पे जो मीजो कंपाउंड आपने बनाया था भाई, तो 2 बनेगा इनएक्टिव। तो टोटल कंपाउंड होंगे 7। आउट ऑफ 7 5 ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस में आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। याद रखना ये नॉन न्यूमेरिक प्योर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिथ्रो एंड थ्रियो। कॉन्सेप्ट ऑफ इरिथ्रो एंड थ्रियो, इस पे कभी कभी मेडिकल एंट्रेंस में स्पेशली क्वेश्चन आता है बच्चों। कहा गया कि देखिए ये क्या है, ये काल कार्बन, ये भी काल कार्बन है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के पास 2 काल कार्बन हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 काल कार्बन हो और 2 सेम ग्रुप सेम साइड हो, ये OH ग्रुप सेम है ना भाई, तो 2 सेम ग्रुप क्या हो? सेम साइड हो। वैसा मॉलिक्यूल इसके पास 2 काल सेंटर हो और 2 सेम ग्रुप सेम साइड हो, तो आप उसे इरिथ्रो कहते हैं, इरिथ्रो, ठीक है। और तो इसको कौन सा इरिथ्रो कहोगे आप? इसे कहोगे डी इरिथ्रो, क्योंकि हाईएस्ट नंबर पे डी OH क्या है? राइट साइड पे है। और इसमें भी कितने काल कार्बन है? 2 काल कार्बन। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 काल कार्बन हो और 2 सेम ग्रुप अपोजिट हो, तो देखिए ये OH क्या है? अपोजिट है, तो आप इसे कहते हो थ्रियो। तो ये कहलाएगा आपका इरिथ्रो। कौन? तो अगर 2 सेम ग्रुप 2 काल कार्बन पे सेम साइड हो, तो आप उसे इरिथ्रो। 2 सेम ग्रुप सेम काल कार्बन पे 2 काल कार्बन पे अपोजिट हो, तो आप उसे थ्रियो कहते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इरिथ्रो एंड थ्रियो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इरिथ्रो एंड थ्रियो, डी एंड डी एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कन्फिगरेशन, और हमने देखा नंबर ऑफ CO आइसोमर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। अब आप देखिए, अगर आपके पास केस सेकंड हो, केस सेकंड क्या है बच्चों? केस सेकंड में कहा गया कि इफ molecule is symmetrical, if molecule is symmetrical and having even number of stereo center, अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल हो और उसमें इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हो, तो इन दैट केस आप डेक्स्ट्रोलीवो निकालेंगे 2 का पावर n-1, टू का पावर n-1, और जो मीजो कंपाउंड आप निकालोगे वो 2 का पावर n/2 -1 से निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल अगर आपका सिमेट्रिकल है और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, इन दैट केस जो आप डेक्स्ट्रोलीवो फाइंड करेंगे 2 का पावर n-1 से, और मीजो फाइंड करेंगे 2 का पावर n/2 -1 से। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? CHOH, ये क्या है? CHOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, तो मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है, यहाँ से प्लेनर सिमेट्री पास हो सकती है बच्चों, लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका स्टीरियो सेंटर है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका क्या है बच्चों? स्टीरियो सेंटर है। तो नंबर ऑफ काल सेंटर, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे आप? 2। तो आप डेक्स्ट्रोलीवो फाइंड करोगे तो 2 का पावर 2 और -1 कर दीजिए आप, सॉरी 2 का पावर 2 -1, तो कितना हो गया? 2 का पावर 1 हो गया, तो दैट इज 2। और मीजो के लिए क्या करेंगे बच्चे? तो 2 का पावर
2/2 n की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 2/2 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 0, जो कि 1 के बराबर है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स होंगे 3। ध्यान सुनना बच्चों, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स होंगे 3। इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, जो डेक्स्ट्रोलीवो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और मीजो इनएक्टिव होता है। तो अगर आपसे पूछे कि इन दिस मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, योर आंसर विल बी 2, और टोटल नंबर ऑफ इनएक्टिव या मेजो कंपाउंड, तो आपका आंसर होगा 1। और अगर पूछ दे कि टोटल बता दीजिए स्टीरियोआइसोमर्स, तो फिर आपका आंसर होगा 3। नहीं, क्योंकि डेक्स्ट्रोलीवो मेजो को मिलाकर टोटल स्टीरियो बताएंगे आप। सिर्फ एक्टिव बोलेगा तो डेक्स्ट्रोलीवो होगा और इनएक्टिव होगा तो मेजो कंपाउंड होगा। नहीं, तो आई होप आप इन्हें समझ पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल अगर आपका सिमेट्रिकल है और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, तो इन दैट केस आप पता कर पाओगे कि इसमें टोटल कितने डेक्स्ट्रोलीवो हैं और कितने मीजो कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको अब मान लीजिए आपके पास आपको क्वेश्चन दिया गया कि बच्चों बताइए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHOH का हॉल 4 ले लिया और नीचे भी COH। अब आपसे कहेगा डेक्स्ट्रोलीवो बताओ, मीजो बताओ और टोटल बताओ। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे n की वैल्यू आपको लेनी है 4। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, 2 का पावर 4 और -1, तो दैट इज 2 का पावर क्या आ गया 3, तो ये तो 8 आ गया ना। यस, तो डेक्स्ट्रोलीवो की वैल्यू 8 आई। व्हाट अबाउट मीजो? तो मीजो होगा बच्चे 2 का पावर 4/2 -1, तो 2 का पावर 2 -1, दैट इज 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। तो टोटल कितने आ गए? 10। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स हो गए 10। आउट ऑफ 10, 8 आपका क्या है बच्चों? 8 आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 चूंकि मीजो है तो आप इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। तो क्या पूछता है उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर। अगर पूछे एक्टिव तो 8, इनएक्टिव तो 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। केस थर्ड है हमारे पास, if molecule is symmetrical, if molecule is symmetrical and having odd number of stereo center, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बच्चों। If molecule is symmetrical and having a odd number of stereo center, तब आप कैसे पता करोगे? डेक्स्ट्रोलीवो। तो डेक्स्ट्रोलीवो फाइंड करेंगे बच्चे 2 का पावर n -1 माइनस 2 का पावर देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे 2 का पावर n -1, 2 का पावर n/2 -12। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। 2 का पावर n -1 और 2 का पावर n/2 -12। और जो मीज़ो फाइंड करेंगे आप, मीज़ो के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे 2 का पावर n/2 -12। तो देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपने लिया CHOH 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 and this is what। तो ये आपके पास है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें ये जो मिडिल कार्बन है उसको आप काल कार्बन कहेंगे नहीं, हालांकि इसको सीडो काल कार्बन कहते हैं। चूंकि आप कहोगे नहीं ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम है,
लेकिन अगर दो OH ग्रुप आया तो सेम है और अपोजिट हुआ तो फिर डिफरेंट हो जाएगा ना। तो इस कार्बन को आप कहते हो, स्पेशली इस कार्बन को सीडो कार्बन, और ये N में यूज होगा। यहाँ पे N की वैल्यू क्या यूज करेंगे 3, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 का पावर 3/2 कितना होता है, डेढ़ माइनस हाफ, तो 1 आ गया ना। तो 2 का पावर 2 ये आ जाएगा 2 का पावर 2 माइनस 2, तो देखो भाई 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में टोटल डेक्स्ट्रोलिवो कितने हैं 2। व्हाट अबाउट मीजो तो फिर से देखिए 2 का पावर 3 पुट करिए, 3/2 डेढ़ हो गया माइनस हाफ, डेढ़ माइनस हाफ कितना होता है भाई 1, तो मीजो कंपाउंड भी 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 + 2 दैट इज 4। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो गए 4, 2 क्या आपके पास डेक्स्ट्रोलेवो, 2 क्या आपके पास मीजो। तो अगर मीजो पूछे तो 2, डेक्स्ट्रोलेवो पूछे तो भी 2। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फाइंड करेंगे डेक्स्ट्रोलेवो, कैसे फाइंड करेंगे मीजो, और कैसे फाइंड करेंगे टोटल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने डिस्कस किया कि DN-L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैपिटल D एंड कैपिटल L। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि कार्बन पे आपको चेक करना है OH ग्रुप कहाँ पे है। अगर OH ग्रुप राइट पे है तो आप कैपिटल D बोल देना, लेफ्ट पे है तो L, बस इतना ही आपको याद रखना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। उसके बाद हमने ये पता किया कि कैसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकाल सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 केसेस हमने देखा कि मॉलिक्यूल अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो 2 का पावर n से फाइंड करेंगे, 2 का पावर n से आप फाइंड करेंगे कि डेक्स्ट्रोलीवो कितने हैं, और चूंकि मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है तो मेजो कंपाउंड उसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर केस 2 में आप देखेंगे कि मेजो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फाइंड करने के लिए कि डेक्स्ट्रोलीवो फाइंड करने के लिए 2 का पावर n-1 यूज करेंगे, और मीजो कंपाउंड के लिए आप क्या फाइंड करोगे बच्चे 2 का पावर n/2 -1 करेंगे, n/2 -1। और केस थर्ड में देखा कि अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल और हैविंग ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, देन डेक्स्ट्रोलीवो के लिए 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n/2 -1/2, और मीजो के लिए 2 का पावर n/2 -1/2 कर लेंगे। तो इससे आपको मिल जाएगा बच्चों कि कितने टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। फिर मैंने आपको इथ्रो एंड थ्रियो भी बताया, इथ्रो एंड थ्रियो से भी आप कॉन्सेप्ट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी के पास 2 कार्बन हो और दो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो आप उसे इथ्रो बोलेंगे, और 2 सेम ग्रुप अगर अपोजिट हो तो आप उसे थ्रियो बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ RS कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नहीं, RS कॉन्फ़िगरेशन को डील करेंगे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में, लेकिन इन नेक्स्ट क्लास। तो आप अगर चाहो तो एक बार पढ़ के आ जाना बच्चे, क्योंकि इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं विथ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए बच्चों।